नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका की। और वैश्विक स्तर पर सबसे पहले प्रस्तावना जो है वो ध्यान रखें कि अमेरिका के संविधान में शामिल की गई थी। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वो भारत ने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना वास्तविकता में है संविधान का सार, उसी को प्रस्तावना कहा गया है। और जो N.A. पालकी वाला है, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, इस रूप में भी कहा गया है। एक और बात याद रखना है कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इस आधार पर, प्रस्तावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। और जो प्रस्तावना है इसका आधार क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो हमने पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और ये जो प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और वो ही आगे चलकर किसमें बदला है? प्रस्तावना में बदला है। तो अब शुरू करते हैं कि भाई है क्या हमारा जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसमें क्या बात कही गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसे पूरा पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, यानी ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो किसको संबोधित की जा रही है? भारत के लोगों को। ठीक है, भारत के लोगों को ही की जा रही है। प्लस ये भी कहा गया है कि संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो भी कौन होंगे? भारत के लोग ही होंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत जो है उसकी आंतरिक और बाहरी नीतियां जो हैं वो भारत खुद तय करेगा, किसी बाहरी देश का प्रभाव अब उस पर नहीं होगा। समाजवादी है भारत, और ना कि साम्यवादी नहीं है या फिर पूंजीवादी विचारधारा का नहीं है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम इसमें बात करेंगे। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, और गणराज्य की अवधारणा भारत ने किससे ली थी? फ्रांस से ली थी बनाने के लिए। तो भारत एक कैसा देश बनना चाहता है? इस 5 प्रकार की चीजें होंगी, ऐसा देश बनना चाहता है भारत। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देनी है, जिसे हम वावदू याद कर सकते हैं, VAVDU, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की, जबकि हमने वहाँ पर 3 प्रकार की, जब हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा था उसमें हमने 3 प्रकार की समता की बात करी थी। विधि के समक्ष समता भी थी, लेकिन उद्देशिका में 2 ही प्रकार की समता की बात है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीज कही गई है। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो संविधान का अंग माना जाए या न माना जाए, इससे संबंधित कुछ केसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि 1950 का गोपालनवाद केस आया था, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। 1960 में बेरूबारी मामला था, जहाँ पे से एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना, लेकिन संविधान का भाग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती केस 1973 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है, जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। और LIC 1995 में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ये बात कही गई है। तो उद्देशिका में जो संशोधन है, केशवानंद भारती केस के अनुसार बाद में कहा गया कि जो अनुच्छेद 368 है, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, इसके अधीन प्रस्तावना में परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग
भारत का जो संविधान है उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। हम SPA से याद कर सकते हैं, इस बात से आप इसे याद कर सकते हो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 3 जनवरी 1977 से लागू हुए। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व है कि जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हों तो उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। अर्थात प्रस्तावना क्या है? एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब अगर हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं तो देखिए, डिटेल में पढ़ने के लिए हमने ये जो हमारी उद्देशिका है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो अब एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग का क्या मतलब है। यहाँ पर हम भारत के लोग यानी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता होगी। फिर यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रकार यानी भारत किस प्रकार से भारत को हम बनाना चाहते हैं। तो एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, इन्हें एक लाइन में सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा। हम हमारी जो उद्देशिका है अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइन जिस प्रकार से लिखी गई है ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसे इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात की कि न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की हमने बात की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता में हमने 2 प्रकार की समता की बात करी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद उद्देश्य क्या है? देश की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता को बनाए रखना, GAAP से आप याद रख सकते हैं इसे। उसके बाद तिथि है 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 और संविधान को अपनाना, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता से अभिप्राय है कि आंतरिक और बाहरी नीतियां बिना किसी दबाव के, यानी भारत पर किसी भी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बात कही गई है। जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए 100वें संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश से भूमि सीमा करार जो हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की 51 बस्तियां जो भारतीय क्षेत्र में थीं, भारत ने अपना दावा स्वीकार किया और भारतीयों की 111 बस्तियां जो कि बांग्लादेशी क्षेत्र में थी, वो भारत ने अपना दावा छोड़ दिया। तो ये भारत ने अपने हिसाब से किया है। इसी प्रकार जब 1949 में भारत ने जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, तब यह आरोप लगा था कि भारत की संप्रभुता खतरे में है, पर यह आरोप बेबुनियाद था क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ने हमारी आंतरिक और बाहरी नीतियों को प्रभावित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बात की गई है। ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे? संप्रभुता से संबंधित। जब हम बात करते हैं समाजवादी, ठीक है, तो समाजवादी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA। हमने यहीं पर बात की थी, हमने अभी बात की थी कि 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद, तो उसी के द्वारा जोड़ा गया है। तो समाजवाद जो है वो मौलिक संविधान में तो नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को संविधान में डाला गया है। अब विश्व में 2 प्रकार के समाजवादी मॉडल की बात होती है। कौन कौन से मॉडल्स की बात होती है? एक तो साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद जो कि रूस और चीन में ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ पर उत्पादन और साधनों पर पूरी तरीके से सरकार का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है? जो कि भारत की देन है, जहां पर निजी और सरकारी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं और परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य समाज में व्याप्त आय, संपत्ति, जीवन स्तर की विषमताओं को दूर करना है। ठीक है, तो भारत पहली हमने बात कर दी कि संप्रभु है, दूसरे हमने बात करें समाजवाद की, तीसरी अगर हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की, तो पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय, तो ये भी बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में प्रविष्ट कराया गया है। मौलिक संविधान में यह शब्द नहीं था। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वास्तव में दोनों अलग शब्द हैं।
से तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगी और सभी धर्मों को वो परिस्थिति प्रदान करेगी जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हालांकि संविधान निर्माताओं ने हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से पंथ निरपेक्षता को ही बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 में दी गई है, कुछ विचारकों के अनुसार इसे लागू करना भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग माना गया है। अगला है लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक से अभिप्राय क्या हो जाएगा कि जनता का शासन या लोगों के शासन से संबंधित है। ये दो प्रकार का होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अभिप्राय क्या होता है? जहाँ पर जनता स्वयं विधायी कार्य संपन्न करे उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, बल्कि अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति देती है। उसके बाद एक शब्द आया है गणतंत्र। तो भारत में गणतंत्र व्यवस्था है जो कि फ्रांस से ली गई है। और जो गणतंत्र है, यहाँ पर जो हमारा जो राष्ट्रपति है वो क्राउन सिस्टम से नहीं चुना जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पर गणतंत्र विधि को अपनाया गया है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर हमने बात की थी न्याय की। तो न्याय 3 प्रकार का, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी है। सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। तो वो तीनों प्रकार के न्याय होंगे। उसके बाद हमने बात करी थी स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसकी हमने बात कर ली थी। समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारतीय संविधान मौलिक रूप से समता की स्थापना करता है, लेकिन समता और समानता दोनों समानार्थक शब्द तो हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों ही भिन्न शब्द हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि समता जो है एक ब्रॉड वर्ड है समानता की तुलना में। बंधुत्व शब्द का अर्थ है आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सौहार्द स्थापित करना, ये हो जाएगा बंधुत्व। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गरिमा की, तो यह अवधारणा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति मन से पवित्र है और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। एकता और अखंडता, यह भी एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय मानसिक स्तर पर यह महसूस करता है कि विविधताएं होने के बावजूद समस्त भारतीय जो हैं वो एक हैं। विविधता में एकता की परिपुष्टि, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी उद्देशिका से संबंधित वो हमने की हैं, और इससे रिलेटेड कई प्रश्न जो हैं मेंस में भी बनने के चांसेस रहते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इससे रिलेटेड आंसर आप जो है वो लिख सकते हैं। इन प्रश्नों के आंसर्स यहाँ पर मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है। प्रस्तावना का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। के.एम. मुंशी ने इसे भविष्य फल कहा है, ठाकुरदास ने इसे आत्मा या आभूषण कहा है, अर्निस्ट पार्कर ने बुद्धिजीवी व्यक्ति अपनी बुक की स्टार्टिंग में जिन्होंने प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना के कुछ शब्दों के साथ ही इन्होंने की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आज की क्लास में की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।